तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पब्लिक कॉरपोरेशन सार्वजनिक निगम के बारे में पढ़ेंगे। तो सार्वजनिक निगम पंक्ति अभिकरणों का दूसरा प्रकार है। दुनिया भर में विभाग प्रशासन की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी एवं लोकप्रिय इकाई है। लेकिन जब आधुनिक सरकारों में कई नए कामों को पूरा करने में विभाग उपयोगी नहीं रहते, तब निगमों का गठन किया जाता है। हाल ही के कुछ वर्षों में आधुनिक सरकारों को अनेक आर्थिक, वित्तीय एवं वाणिज्य कार्यकलाप शुरू करने पड़े हैं। विभाग इन नए कार्यकलापों को चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए अनेक देशों में सार्वजनिक निगम बनाए गए हैं। सार्वजनिक निगम 20वीं शताब्दी की संस्थागत देन है। आधुनिक युग की जरूरतों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक निगमों का जन्म हुआ। तो निगमों की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या है निगम, हम देखते हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने लोक निगम की परिभाषा में भिन्न भिन्न अपने विचार दिए हैं। कुछ परिभाषाएं हैं, इसमें से मार्शल ई डिमाक के अनुसार लोक निगम वह सरकारी उद्यम है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने अथवा वित्तीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी संघीय, राज्य या स्थानीय कानून द्वारा की गई हो। इस परिभाषा के अनुसार लोक निगम पर सरकारी स्वामित्व होता है। इसकी रचना संघ, राज्य अथवा स्थानीय सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार किया जाता है और उसका लक्ष्य किसी विशेष व्यापारिक या वित्तीय कार्य को करना होता है। परंतु इस परिभाषा को पूर्ण नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसके द्वारा निगम की कानूनी स्थिति का स्पष्टीकरण नहीं होता है। यदि कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो किसी संगठित बोर्ड के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो पब्लिक जो कॉरपोरेशन है, इन्हें किसी संगठित बोर्ड के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इनके सभी कार्यकारी बोर्ड के सदस्य मिलकर वैधानिक व्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं। उसका अपना कानूनी व्यक्तित्व। तो लोक निगम के वैधानिक व्यक्तित्व को स्वीकार करते हुए फिकनर ने निगम की व्याख्या करते हुए कहा है, निगम एक ऐसा निकाय है जिसकी रचना अनेक व्यक्तियों को एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए की जाती है। इस प्रकार एक निगम को बनावटी व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है, जिसे कानून कुछ विशेष क्रियाओं एवं कार्य करने योग्य बनाने के लिए की जाती है। तो एक निगम को बनावटी व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है, जिसे कानूनी तौर पर कुछ विशेष क्रियाओं एवं कार्य करने योग्य बनाए जाने के लिए इसको बनाया जाता है। इस प्रकार एक निगम बनावटी व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है, जिसे कानून कुछ विशेष क्रियाओं या कार्य करने की सत्ता प्रदान की जाती है। इस विचार को सम्मुख रखते हुए अर्नेस्ट डेविज ने लोक निगम की परिभाषा कानून को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं और क्या बोलते हैं कि लोक निगम सरकारी सत्ता द्वारा निर्मित एक संयुक्त निकाय है, जिसकी शक्तियां एवं कार्य निश्चित होते हैं और जो वित्तीय रूप में स्वतंत्र होती हैं। सभी विचारों को सम्मुख रखते हुए लोक निगम की विस्तार पूर्वक परिभाषा प्रोफेसर एमसी शुक्ला ने की है। प्रोफेसर शुक्ला के शब्दों में, लोक निगम व्यवस्थापिका द्वारा स्थापित निकाय है जिसकी शक्तियां तथा कार्य निर्धारित होते हैं, जो वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र होता है। एक निर्दिष्ट क्षेत्र अथवा एक विशेष प्रकार की व्यापारिक गतिविधि पर उसे अधिकार क्षेत्र दिया जाता है। फिकनर के अनुसार निगम एक ऐसा निकाय है जिसे अनेक व्यक्तियों के एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया जाता है। अर्नेस्ट डेविस क्या बोलता है, निश्चित शक्तियों और कार्यों और वित्तीय स्वतंत्रता सहित सार्वजनिक शक्ति द्वारा उत्पन्न निगम संयुक्त मंडल है। हर्बर्ट मॉरिसन ने लोक निगम की परिभाषा इस प्रकार दी है, वह सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए व्यापारिक प्रबंध का समन्वय है। विलियम जे ग्रेंज के अनुसार निगम एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका कानून द्वारा किन्हीं विशेषज्ञ गतिविधियों या कार्यों को करने के अधिकार है। हेराल्ड सीडमैन के अनुसार सरकारी निगम को इसलिए संगठित किया जाता है कि वह कानून द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों की प्राप्ति करे या पूर्ति करे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के अनुसार लोक निगम व्यवसाय का एकता आदर्श स्वरूप है। तो लोक निगम व्यवसाय का एक आदर्श स्वरूप है जिसके पास सरकार के अधिकार तथा निजी व्यापार या निजी उद्योग का लचीलापन एवं स्वतः प्रेरणा होती है। लोक निगम व्यवसाय का एक आदर्श रूप है जिसके पास सरकार के अधिकार तथा निजी उद्योग का लचीलापन एवं स्वतः प्रेरणा होती है। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि लोक निगम एक ऐसा निकाय है जिसे विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून द्वारा स्थापित किया जाता है
जिसमें उसकी शक्तियां, उद्देश्य, कर्तव्य तथा विशेषाधिकारों की व्याख्या की जाती है, वह वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र होता है तथा उसका कार्य क्षेत्र किसी एक प्रकार के व्यापार से ही संबंधित होता है। इस प्रकार लोक निगम एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसे विशेष प्रकार के कार्य करने की कानूनी अनुमति दी जाती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि लोक निगम एक विधान पालिका द्वारा स्थापित की गई एक ऐसी कानूनी संस्था है जिसका कार्य क्षेत्र तथा शक्तियां निश्चित होती हैं तथा वह वित्तीय एवं प्रशासनिक दृष्टि से स्वतंत्र होता है। रीजन क्या है पब्लिक कॉर्पोरेशन बनाने के और उनका जो इस प्रकार से सार्वजनिक निगमों के गठन के कारण क्या है उनको देखते हैं। सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि। आधुनिक युग में शासन का स्वरूप जन कल्याणकारी हो गया है, जन कल्याणकारी हो गया है, पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेड गवर्नमेंट हो गई है। उसे सर्वसाधारण के हितों का ध्यान रखना होता है और मानव जीवन के हर पहलू अर्थात राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन से जुड़े रहना होता है। इसी कारण आधुनिक शासन के जन कल्याणकारी दायित्व बेहद बढ़ गए हैं। ये सारे काम विभागों के जरिए कराना संभव नहीं। इस नए कामों के लिए नई प्रशासनिक संस्थाओं की आवश्यकता है, अतः कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक निगमों की स्थापना की जाती है। औद्योगिकरण के कारण आधुनिक युग में औद्योगिकरण और शहरीकरण तेजी से हो रहा है। हमारे देश में भी चारों तरफ नए नए उद्योग लग रहे हैं और शहर बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में उद्योग और व्यवसाय पर नियंत्रण रखना सरकार के लिए जरूरी है। कभी कभी इनमें से कुछ की बागडोर शासन को सीधे अपने हाथों में लेनी पड़ती है। इसका उद्देश्य लोगों को उचित मूल्य पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। ऐसी व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए सार्वजनिक निगमों का गठन किया जाता है। उद्योगों के विकास और सरकारी उद्योगों को चलाने के लिए औद्योगिक वित्त निगम या औद्योगिक विकास निगम जैसे सार्वजनिक निगमों की स्थापना की जाती है। जनता को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराना। सभी देशों में आम जनता को उचित मूल्य पर बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार पर होती है। इसका एक उदाहरण है बस सेवा। सरकार जनता के फायदे के लिए इस बुनियादी परिवहन सेवा की जिम्मेदारी अपने हाथ में उठा लेती है। परिवहन व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए व्यावसायिक दक्षता, लचीलेपन एवं तुरंत फैसले करने की क्षमता भी आवश्यक होती है। इसके लिए सार्वजनिक निगम बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी राज्यों में सड़क परिवहन निगम बनाए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम, आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम आदि। अनेक राज्यों में विद्युत आपूर्ति निगम भी बनाए गए हैं। राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन। यदि कोई उद्योग या व्यवसाय जनहित में काम नहीं करता है तो सरकार उसका स्वामित्व अपने हाथों में ले लेती है। यह है नेशनलाइजेशन। इसी को राष्ट्रीयकरण समाजवाद की दिशा में एक कदम माना जाता है। तो राष्ट्रीयकरण को समाजवाद की दिशा में एक कदम माना जाता है। इसका उद्देश्य समाजवादी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है। बीमा व्यवसाय और विमान सेवाओं आदि का राष्ट्रीयकरण प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो बीमा व्यवसाय एवं विमान सेवाओं का राष्ट्रीयकरण प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। राष्ट्रीयकृत उद्योगों या व्यवसायों को चलाने के लिए जीवन बीमा निगम, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन जैसे निगमों की स्थापना की गई थी। और हम देख चुके हैं कि आधुनिक सरकारों को आम जनता की सेवा एवं कल्याण के लिए नए आर्थिक, वाणिज्यिक या औद्योगिक दायित्व निभाने पड़ते हैं। कई बार उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके उनका प्रबंध सरकार अपने हाथ में ले लेती है। इन कामों के लिए विभाग उपयुक्त नहीं रहते हैं, क्योंकि इन कामों को वैसे ही चलाना होता है जैसे कोई व्यापारी या उद्योगपति चलाता है। उसके लिए व्यावसायिक दक्षता, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, लचीलापन एवं स्वायत्तता आवश्यक होती है। विभागीय व्यवस्था में ये सब बातें संभव नहीं है, इसलिए सार्वजनिक निगमों की स्थापना की जाती है। यह निगम इन कार्यों को बेहतर ढंग से चला सकते हैं क्योंकि इनका ढांचा विभागों से बिल्कुल भिन्न होता है। विभागों की तुलना में इन्हें निर्णय लेने की अधिक आजादी होती है और उनके दैनिक कामकाज में अधिक लचीलापन होता है। अब हम सार्वजनिक निगमों के जन्म एवं विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो सार्वजनिक निगमों का जन्म सामान्यतः सार्वजनिक निगमों की स्थापना तब की जाती है जब सरकार व्यापार, उद्योग या वाणिज्यिक गतिविधियां अपने हाथ में ले लेती है। सार्वजनिक निगम पर सरकार का स्वामित्व होता है। इसका प्रबंध किसी निजी निगम की तरह ही चलता है। इसमें केवल एक ही अंतर है कि निजी निगम का स्वामित्व निजी शेयरधारकों के हाथ में होता है, जबकि सार्वजनिक निगम का स्वामित्व सरकार के हाथों में होता है। असलियत तो यह है कि सार्वजनिक निगमों का जन्म ही निजी निगमों के सफल संचालन से हुआ है। निजी निगम में धन का निवेश शेयरधारक और अन्य व्यक्ति करते हैं, जबकि प्रबंध निदेशक मंडल के हाथ में होता है। इस निदेशक मंडल का चुनाव शेयरधारक करते हैं। निदेशक मंडल की जिम्मेदारी यह होती है कि निगम का प्रबंध कुशलता से हो।
दैनिक फैसले सही समय पर किए जाएं और शेयरधारकों को मुनाफा हो। यह निदेशक मंडल शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह होता है और उन्हें सालाना रिपोर्ट देनी होती है। लेकिन निगम के रोजमर्रा के प्रशासन में निदेशक मंडल को बहुत आज़ादी होती है। शेयरधारी उसके दैनिक कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। इसे ही निदेशक मंडल की स्वायत्तता कहते हैं। पश्चिमी देशों में निजी निगम बहुत सफलता पूर्वक अपना कारोबार चला रहे हैं। इसलिए पश्चिमी देशों की सरकारों ने व्यापारिक गतिविधियां चलाने का निश्चय किया तो निजी निगमों की प्रबंध प्रणाली अपनाई। सार्वजनिक निगम सबसे पहले इंग्लैंड में बनाए गए, उसके बाद अन्य यूरोपीय देशों में अपने अपने यहाँ ऐसे निगम बनाए गए। भारत सरकार ने जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय जीवन बीमा निगम बनाया। कब बनाया था? आई थिंक 1955 में इसको बनाया था। इसी तरह इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन, भारतीय खाद्य निगम, दामोदर घाटी निगम, औद्योगिक वित्त निगम, केंद्रीय भंडारण निगम और अन्य अनेक निगमों की स्थापना की गई। राज्य सरकारों ने भी अनेक गतिविधियों के लिए निगमों की स्थापना की, जैसे सड़क परिवहन, औद्योगिक विकास, विद्युत आपूर्ति, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े क्षेत्रों का विकास इत्यादि। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने करीब 27 सार्वजनिक निगम बनाए। फीचर्स क्या है? तो पहला है सरकार का स्वामित्व। तो सार्वजनिक निगमों पर सरकार का स्वामित्व होता है और वह विशेष कार्यों के लिए उनका गठन करती है। इसमें सार्वजनिक धन का निवेश किया जाता है, इसलिए इन्हें सार्वजनिक निगम कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है निदेशक मंडल द्वारा प्रबंध। तो इसमें प्रत्येक सार्वजनिक निगम के प्रबंध के लिए एक निदेशक मंडल बनाया जाता है। उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति सरकार ही करती है। निगम के दैनिक प्रबंध की जिम्मेदारी निदेशक मंडल पर होती है। वह रोजमर्रा के फैसलों पर और उन पर अमल करता है। रोजमर्रा के प्रशासन में उसे पूरी स्वायत्तता होती है, लेकिन नीति संबंधी व्यापक दिशा निर्देश उसे समय समय पर सरकार ही देती है। इन व्यापक नीति निर्देशों के दायरे में काम करने के लिए निदेशक मंडल को पूरी आजादी होती है। वह सरकार को वार्षिक रिपोर्ट एवं परीक्षित लेखा जोखा देता है। इस प्रकार निदेशक मंडल सरकार और संसद के प्रति भी जिम्मेदार होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबंध मंडल अप्रत्यक्ष रूप से आम जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि इसमें सार्वजनिक धन लगा होता है। लेकिन देश के आम नागरिक या सरकार सार्वजनिक निगम के दैनिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यह जिम्मेदारी सिर्फ निदेशक मंडल की होती है। विधि द्वारा स्थापित सार्वजनिक निगमों की स्थापना विधि पूर्वक या संसद या विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों के जरिए की जाती है। निगमित दर्जा। तो प्रत्येक सार्वजनिक निगम को निगमित रेगुलेटरी दर्जा दिया जाता है, अर्थात कानून की नजर में निगम का दर्जा एक व्यक्ति की तरह होता है। वह संपत्ति रख सकता है, उसे बेच सकता है, किसी अन्य एजेंसी या व्यक्ति से अनुबंध कर सकता है और किसी के खिलाफ मुकदमा कर सकता है या कोई भी उसके खिलाफ मुकदमा कर सकता है। कुल मिलाकर एक लीगल एंटिटी की उसकी वैल्यू होती है। वैसे तो सार्वजनिक मुकदमा कर सकता है और यदि कोई भी उसके खिलाफ मुकदमा कर सकता है। वैसे तो सार्वजनिक निगम सरकार का प्रशासनिक अभिकरण होता है, लेकिन कानून की नजर में उसका एक नागरिक की तरह स्वतंत्र दर्जा होता है। इसे ही सार्वजनिक निगम का निगमित दर्जा या एक प्रकार से लीगल एंटिटी का दर्जा कहा जाता है। निगम संपत्ति अपने नाम से खरीदता है, सरकार के नाम से नहीं। अदालतों में निगम के खिलाफ मुकदमा किया जाता है, सरकार के खिलाफ नहीं। विशेष उद्देश्य के लिए गठन किया जाता है। तो प्रत्येक सार्वजनिक निगम का गठन किसी विशेष उद्देश्य के लिए अलग कानून बनाकर किया जाता है। कोई निगम इसके सिवा कोई और काम नहीं कर सकता है, वो अपने कानून से बंधा होता है। उदाहरण के लिए जीवन बीमा निगम किसी व्यक्ति के जीवन का बीमा कर सकता है, संपत्ति या वाहन का आदि का नहीं। जीवन बीमा निगम अधिनियम उसे ऐसा करने से रोकता है। वित्तीय स्वायत्तता। तो स्वायत्तता का अर्थ है सीमित दायरे में स्वतंत्रता। सार्वजनिक निगम को वित्तीय मामलों में स्वायत्तता होती है। वह धन इकट्ठा कर सकता है, मनचाहे ढंग से निवेश कर सकता है, माल एवं संपत्ति खरीद एवं बिक्री कर सकता है। कर्मचारियों के मामले में स्वायत्तता। तो समानतः सार्वजनिक निगम के कर्मचारी प्रशासनिक कर्मचारी नहीं होते हैं। उनकी भर्ती निगम करता है, लोक सेवा आयोग नहीं। उनके वेतन मान एवं सेवा शर्तें भी सरकारी कर्मचारियों से भिन्न होते हैं, लेकिन उन्हें सरकार द्वारा जारी कुछ व्यापक नीतिगत दिशा निर्देशों का पालन करना होता है, जैसे आरक्षण नीति। इसके सिवा सार्वजनिक निगमों को कर्मचारियों के मामले में पूरी आजादी होती है। दैनिक स्वायत्तता। तो हम देख ही चुके हैं कि उनको है ना, सार्वजनिक निगमों का प्रबंध निदेशक मंडल के हाथ में होता है। दैनिक प्रबंध में उसे पूर्ण स्वायत्तता होती है। सरकार केवल नीति संबंधी दिशा निर्देश ही जारी करती है। सरकार के प्रति जवाबदेह। यह सच है कि सार्वजनिक निगम वित्तीय, कार्मिक या प्रबंधकीय दृष्टि से स्वायत्त होते हैं, लेकिन साथ ही वे सरकार के प्रति जवाबदेह भी होते हैं। समय समय पर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार काम करना पड़ता है।
निदेशक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति सरकार करती है और उन्हें हटा भी सकती है। कुछ मामलों में सरकार की अनुमति भी आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक निगम अपने काम के लिए सरकार के प्रति जवाबदेह होते हैं। संसद या विधिमंडल की प्रति जवाबदेही। तो सार्वजनिक निगमों की स्थापना एक कानून के अंतर्गत की जाती है और उन्हें इसकी व्यवस्था के अनुरूप काम करना होता है। संसद में इसका कामकाज पर बहस होती है। संसद हर प्रश्न पूछते हैं और संबद्ध मंत्री उसके उत्तर देते हैं। तो निगमों की वार्षिक रिपोर्ट संसद में पेश की जाती है। सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में संसदीय समिति इन निगमों के कामकाज के बारे में पूछताछ कर सकती है। अतः कहा जा सकता है कि सार्वजनिक निगम संसद या विधानमंडल के प्रति जवाबदेह होते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक निगमों का जन्म निजी व्यापारिक निगमों की सफलता से प्रेरित है। एकमात्र अंतर है निजी निगमों के शेयरधारक निवेश करते हैं, जबकि सार्वजनिक निगमों में एक प्रकार से सरकार निवेश करती है और इसका स्वामित्व भी सरकार के ही हाथों में होता है। सार्वजनिक निगमों का प्रबंध किसी मंत्री या राजनीतिक द्वारा नहीं किया जाता है। इसके लिए अलग से निदेशक मंडल की नियुक्ति की जाती है। इस मंडल के एक अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं कुछ पूर्णकालिक तथा अंशकालिक सदस्य होते हैं जिन्हें उस क्षेत्र में विशेषज्ञ जानकारी या अनुभव होता है। निदेशक मंडल का स्वरूप गैर राजनीतिक होता है। निगम के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्धारण कानून द्वारा किया जाता है। उन्हें वित्तीय, कार्मिक एवं दैनिक प्रबंध की स्वायत्तता प्राप्त होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के शब्दों में, सार्वजनिक निगम में ताकत सरकार की होती है, लेकिन लचीला दृष्टिकोण और पहल करने की क्षमता निजी उद्यम की होती है। अतः सार्वजनिक निगम में व्यावसायिक लचीलेपन एवं सार्वजनिक दायित्व का मिश्रण होता है। सरकार जब व्यावसायिक क्षेत्र में उतरे तो यही व्यवस्था अपनाना सर्वोत्तम होता है। अब इनकी कुछ समस्याएं भी हैं। सरकार की व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने के लिए सार्वजनिक जो पब्लिक कॉर्पोरेशन सर्वोत्तम अभिकरण है, क्योंकि उनके पास वित्तीय, कार्मिक एवं प्रबंध की आजादी होती है, व्यावसायिक लचीलापन और कुशलता होती है तथा अप्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण और हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं। लेकिन साथ ही सरकार के नीति निर्देशन तथा कानून द्वारा उन पर कुछ सीमाएं भी आरोपित की जाती हैं। वो सीमाएं कौन सी हैं? पहला है, संगठनों के संचालन में यह अंतर करना बड़ा मुश्किल है कि समान नीति क्या है और रोजमर्रा के लिए कौन सी नीतियां अपनाई जाए। इस कारण निगमों के दैनिक कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप बहुत बढ़ जाता है, जिससे सरकार और इन निगमों के बीच टकराव की स्थिति आ जाती है। एक अन्य समस्या है कि स्वायत्तता एवं दायित्वों के बीच संतुलन कैसे रखा जाए। यदि निगमों को बहुत अधिक आजादी दे दी जाए तो वो बेकाबू हो जाएंगे, और अगर उन पर बहुत अधिक नियंत्रण रखा जाए तो वो कारगर ढंग से काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आजादी एवं नियंत्रण के बीच सही संतुलन जरूरी है। सार्वजनिक निगम केवल व्यवसाय, बैंकिंग, परिवहन, ऋण या वित्तीय व्यवस्था जैसा मामलों के लिए उपयोगी हैं, लेकिन रक्षा, कानून एवं व्यवस्था तथा अन्य जैसे सरकारी कामों के लिए उपयोगी नहीं है। इन कामों के लिए तो विभागीय व्यवस्था ही कारगर है। सार्वजनिक निगमों में प्रोत्साहन देने तथा हतोत्साहित करने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, इसलिए प्रबंधकों को सही ढंग से प्रेरणा नहीं मिल पाती है और इससे निगम के कामकाज पर विपरीत असर पड़ता है। अब डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेशन में क्या अंतर है? तो आंतरिक संगठन के दृष्टि से निगमों और विभागों में कोई अंतर नहीं होता है। उनके भीतर भी कार्य का विभाजन विभागों, मंडलों, प्रभागों, खंडों तथा पद सोपानात्मक इकाइयों से किया जाता है और यह ठीक वैसा ही होता है जैसा कि विभागों में। इस पर भी निगमों एवं विभागों में कुछ अंतर होता है, जो इस प्रकार है। स्वायत्तता की मात्रा, तो सरकारी निगमों को आंतरिक मामलों में पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त होती है। वो विभागों के विपरीत अधिकारी अंकुश से मुक्त रहते हैं। वैसे विभागों को भी कार्य करने की पर्याप्त क्षमता रहती है, परंतु वे कानूनी रूप से निगमों की भांति उसकी मांग नहीं कर सकते हैं। निगमों पर सरकार का नियंत्रण विभागों की अपेक्षा बहुत कम रहता है। निगमों पर कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण, तो निगमों पर कार्यपालिका का नियंत्रण सीमित रहता है। विभाग का अध्यक्ष मंत्री होता है, परंतु आवश्यक नहीं है कि विभाग का अध्यक्ष मंत्री ही हो। विभाग प्रमुख प्रशासक के ठीक नीचे रहता है तथा पद सोपान की श्रृंखला से बंधा रहता है। निगम पद सोपान से पृथक एक स्वतंत्र निकाय होता है। वैसे निगमों पर मंत्रिमंडलीय नियंत्रण 3 प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। पहला, संचालकों की नियुक्ति करके तथा उन्हें अलग करके, समान नीति के संबंध में निर्देश देकर और निगमों से सूचनाएं तथा प्रतिवेदन प्राप्त करके। निगमों पर व्यवस्थापिका का भी सीमित नियंत्रण होता है। तो निगमों पर व्यवस्थापिका का भी सीमित नियंत्रण रहता है। विभागों पर संसद का कड़ा वित्तीय नियंत्रण रहता है। वे उसकी स्वीकृति के बिना एक भी पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। उसकी तुलना में सरकारी निगमों पर संसद का वित्तीय नियंत्रण काफी कम रहता है। अपने प्रारंभिक वर्षों में निगम संसद के अनुदानों पर आश्रित रहते हैं, परंतु धीरे धीरे जैसे वे
आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते जाते हैं, वैसे वैसे उनके कार्यों में हस्तक्षेप घटता जाता है। वित्तीय प्रक्रियाओं में अंतर, तो विभाग एवं निगम की वित्तीय प्रक्रियाओं में भी अंतर होता है, चूंकि विभागों से यह आशा की जाती है कि कुछ वर्षों के पश्चात वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे, निगमों से यह आशा की जाती है कि वह कुछ वर्षों के पश्चात आत्मनिर्भर हो जाएंगे, इसलिए उन्हें कुछ ऐसी वित्तीय शक्तियां दी जाती हैं जो विभागों को प्राप्त नहीं होती, जैसे धन उधार लेना या देना, अपना बजट स्वयं बनाना, सुरक्षित नीति की व्यवस्था आदि। कानूनी स्टेटस या लीगल स्टेटस में अंतर है। कानून निगम की कानूनी या वैधानिक स्थिति विभागों से काफी भिन्न होती है, जबकि विभागों को राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है और विभागों के विरुद्ध सारे अभियोग सरकार या राज्य के विरुद्ध अभियोग समझे जाते हैं। निगम के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। निगम का अपना स्वतंत्र कानूनी व्यक्तित्व होता है, लीगल स्टेटस होता है, लीगल एंटिटी की तरह वो कार्य करता है। वह दूसरों पर हानि के लिए अभियोग चला सकता है और इसके विरुद्ध भी हानि की पूर्ति के लिए नागरिक मुकदमे चला सकते हैं। क्रय विक्रय के नियम, तो निगम के क्रय विक्रय संबंधी नियम भी विभाग से भिन्न होते हैं। विभाग को इसे तो टेंडर आमंत्रित करने पड़ते हैं और इस तरीके से कई बार अच्छी वस्तुएं भी प्राप्त नहीं हो पाती हैं। निगम इस समस्या को वार्ता द्वारा हल कर लेता है और औपचारिकताएं यानी फॉर्मेलिटीज में कम से कम फंसता है। कार्मिकों के संबंध में अंतर, तो सरकारी निगमों तथा विभागों में कर्मचारियों के संबंध में भी अंतर रहता है। विभागों में कर्मचारियों की पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है, जबकि निगमों में मेरिट के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त निगम अपने अयोग्य कर्मचारियों को नौकरी से अलग कर सकता है। विभागीय कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होता है, उसे सरलता से अलग नहीं किया जा सकता। लेखा परीक्षण की विधियों में अंतर, तो सरकारी विभागों में लेखा परीक्षण करते समय इस बात की ओर ध्यान दिया जाता है कि उसमें संसद के नियम एवं कानूनों के अनुसार खर्च हुआ हो अथवा नहीं, जबकि निगम का लेखा परीक्षण इस दृष्टि से किया जाता है कि उसको कितना घाटा या मुनाफा रहा या उसमें कोई अपव्यय तो नहीं हुआ। राजनीतिक दबाव में अंतर, तो विभागों पर समय समय पर खूब राजनीतिक दबाव पड़ता है, जबकि निगमों पर राजनीतिक दबाव कम पड़ता है। तो इसमें एक हम ओवरव्यू ले लेते हैं। तो विभाग का मुखिया मंत्री होता है, जो एक राजनीतिक व्यक्ति होता है, उसकी सहायता के लिए एक या अनेक उपमंत्री होते हैं। निगम का नेतृत्व निदेशक मंडल करता है, जिसके सदस्य अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। विभाग की नीतियों और दैनिक प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी मंत्री पर होती है। निगम में सामान्य नीतियां सरकार तय करती है, जबकि दैनिक प्रशासन निदेशक मंडल देखता है। फिर विभागों पर कड़ा वित्तीय नियंत्रण होता है। निगमों को वित्तीय स्वतंत्रता दी जाती है ना, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहती है उनके पास। विभागीय कर्मचारियों की भर्ती लोक सेवा आयोग करता है और वे सरकारी नियमों तथा व्यवस्थाओं से संचालित होते हैं। निगमों को कार्मिक मामलों में स्वायत्ता होती है और कार्मिकों के लिए उनके अपने नियम या व्यवस्थाएं होती हैं। विभागीय व्यवस्था में प्रशासन के सामान्य तरीके अपनाए जाते हैं, न प्रयोग की गुंजाइश होती है न लचीलेपन की। निगमों में प्रयोग की गुंजाइश होती है और लचीलेपन की भी। विभाग सरकार के कामकाज के लिए उपयोगी होते हैं, तो विभाग सरकार के आम कामकाज के लिए उपयोगी बड़े एवं पारंपरिक संगठन है। निगम सरकार के नए आर्थिक एवं वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिए उपयोगी। विभागों पर मंत्री के जरिए सीधे राजनीतिक नियंत्रण होता है। सार्वजनिक निगमों में राजनीतिक नियंत्रण नहीं के बराबर होता है और राजनीतिक हस्तक्षेप कम होता है। अब एडवांटेज क्या है पब्लिक कॉर्पोरेशंस का, तो स्वायत्ता एवं स्वतंत्रता होती है, राजनीतिक दबावों से ये मुक्त होते हैं। निजी उद्योगों को की भांति इनका संचालन होता है, तो इसमें एफिशिएंसी ज्यादा आती है, दक्षता एवं मितव्ययिता रहती है, एफिशिएंसी और एक प्रकार से फ्रुगैलिटी रहती है। सरकार को अपने आर्थिक कार्यक्रमों को पूरा करना आसान हो जाता है। क्योंकि इनसे जब लाभ होता है तो सरकार को ही तो पैसा मिलेगा। अगर कोई डिविडेंड मिला तो सरकार को ही मिलेगा, तो सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों को क्रियान्वित करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, तो लोक निगम तथा सरकार में कई बार क्षेत्राधिकार की समस्या बनी रहती है। लोक निगमों का प्रयोग औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित है। फिर निगम की धन संबंधी स्वतंत्रता के कारण भी आलोचना होती है। धन के व्यय पर किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण अवश्य होना चाहिए। लोक निगमों के संचालन मंडलों में सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति से कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ने लगता है। जब लोक निगम अपने दैनिक एवं आंतरिक प्रशासन में मंत्रियों के नियंत्रण से मुक्त रहते हैं, परंतु उनकी नीतियों का निर्धारण मंत्रियों द्वारा किया जाता है। दैनिक प्रशासन में और नीति निर्धारण में स्पष्ट रेखा खींचना कठिन है, इसलिए कई बार मंत्री तथा निगम के बीच संघर्ष चलता रहता है। भारत में महत्वपूर्ण लोक निगमों में शामिल है, तो भारतीय रिजर्व बैंक, हमने देखा है रिजर्व बैंक से सरकार का कैसा है ना एक प्रकार से खींचातानी चली थी उस समय जब अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे। दामोदर घाटी निगम, जीवन बीमा निगम, औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक सरकारी राज्य बीमा निगम, इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन, हालांकि ये तो अब खत्म हो गया है, केंद्रीय वेयर हाउसिंग निगम, एयर इंडिया बंद हुआ है। अब है सारांश क्या है, तो
यह एक तथ्य है कि लोक निगमों का कार्य तथा संचालन संतोषजनक नहीं है, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि संगठन का यह स्वरूप बहुत लाभदायक है और बहुत लोकप्रिय हो रहा है। आज जबकि उद्योग एवं वाणिज्य के क्षेत्र में राज्य अधिक से अधिक सक्रिय हो रहे हैं, प्रशासकीय संगठन में यह रूप ही उपयुक्त मालूम देता है। फिर भी एक विशिष्ट प्रकार के प्रशासकीय अभिकरण के रूप में निगम की उपादेयता 3 तत्वों पर निर्भर करती है। पहला, निगम का उपयोग व्यावसायिक, वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रबंध के लिए ही हो। दूसरा, निगम को तुलनात्मक दृष्टि से सरकारी विभाग की अपेक्षा प्रबंध का अधिक स्वतंत्र क्षेत्र मिलना चाहिए। यदि सार्वजनिक दायित्व के नाम पर उसे भी विभागीय ढांचे में ही सम्मिलित कर लिया जाए, तो फिर उसके अस्तित्व का मूल आधार ही लुप्त हो जाएगा। तीसरा है, संसदीय नियंत्रण तथा शासकीय नियंत्रण का उपयोग बहुत बुद्धिमानी से किया जाए। निगमों की छोटी-छोटी बातों की आलोचना संसदीय समितियों को नहीं करनी चाहिए, इससे अधिकारियों का मनोबल गिरता है। चलिए, हमारा यहाँ से यह चैप्टर समाप्त होता है पब्लिक कॉर्पोरेशन वाला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।